हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आज जिस वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं, यह वैकेंसी हाल में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली वैकेंसी बनी हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में वेरियस ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर कई वैकेंसीज निकल कर आई है। इनमें लोअर डिवीज़न क्लर्क, एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के अलावा आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरवाइज़र, ड्राइवर से लेकर ऑपरेटर और स्टेनोग्राफर तक की कई सारी पोस्ट देखने को मिलेगी। यह वैकेंसी इसलिए भी सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली वैकेंसी बनी हुई है क्योंकि इसके लिए 10th पास कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं और 12th पास कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं। साथ ही मेल एंड फीमेल वैकेंसी आपकी यह रहने वाली है। ऑल इंडिया से कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या एक्सपीरियंस यहाँ नहीं मांगा गया है। फ्रेशर्स कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा आपकी जो यह वैकेंसी है, यह ओनली 1 सिंगल डे एग्ज़ाम बेस्ड वैकेंसी आपकी रहने वाली है। कोई प्री मेंस एग्ज़ाम या इंटरव्यू का चक्कर यहाँ नहीं है। ओनली एक सिंगल एग्ज़ाम के बेस पर आपको फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे मिलने वाला है। साथ ही इस एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है, तो इसलिए ये वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाने वाली वैकेंसी बनी हुई है। इसके अलावा यहाँ पे सैलरी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। पोस्ट आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। ग्रुप सी की आपकी पोस्ट है, तो बेहद ही शानदार वैकेंसी आपको यहाँ देखने को मिलती है। सैलरी तो आपकी यहाँ पे काफ़ी अच्छी रहने वाली है, लेकिन आपके जो अलाउंसेस हैं उन्हें मिलाकर आपकी जो टोटल सैलरी हो जाती है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है, क्योंकि बेसिक सैलरी का 20% आपको यहाँ अलाउंसेस मिलता है। तो यह करके आपकी जो इस वैकेंसी की सबसे हाईएस्ट पोस्ट की जो सबसे हाईएस्ट सैलरी रहती है 94 से 95 हज़ार तक की आपकी जो हाईएस्ट सैलरी है आपको इस वैकेंसी में देखने को मिल जाती है। इस वीडियो में हम आपको इस वैकेंसी की एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट से लेकर इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे कि एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अलावा सिलेक्शन प्रोसेस, एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम सिलेबस, सैलरी, एग्ज़ाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, इन सभी के बारे में जानकारी देने वाले हैं। इसके अलावा हम आपको यह भी बताएंगे कि आप इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वह कैसे अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन का फॉर्मेट तक मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, क्योंकि ये एक तरह की ऑफलाइन वैकेंसी है, तो काफ़ी सारे कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई तो करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें जो है इसका एग्ज़ाम फॉर्मेट मिलना मुश्किल हो रहा है। मैंने सब सारी डिटेल्स उनको मिल गई है, लेकिन एग्ज़ाम फॉर्म के कारण वह इसके लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो टेंशन मत लीजिएगा, इस वीडियो में हम आपको इस वैकेंसी से जुड़ी हर छोटी से बड़ी डिटेल आपको यहाँ देने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप भी इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एक बार इस वीडियो को पूरे ध्यान से आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और फटाफट से शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, आपकी यह जो वैकेंसी है यह भारतीय रक्षा मंत्रालय की तरफ से निकल कर आ रही है, यानी कि इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की आपकी यह वैकेंसी रहने वाली है। दोस्तों, इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री का ही एक डिपार्टमेंट है, डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज, जिसे शॉर्ट में हम DSSC या DSSC भी बोलते हैं। इस डिपार्टमेंट के अंदर आपकी यह जो वेरियस पोस्ट पे वैकेंसी निकल कर आई है। जो हमारी डिफेंस सर्विसेज है ना, चाहे वो फिर कोई भी हो, इनके लिए यह एक तरह का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। डिफेंस सर्विसेज चाहे आपकी इंडियन आर्मी की हो, एयरफोर्स की हो, नेवल की हो, या जो भी कोई डिफेंस सर्विसेज है, उन सभी के जो कैंडिडेट आते हैं, जो आर्मी ऑफिसर्स आते हैं, उन्हें यह कॉलेज जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाता है, यानी कि उनकी जो ट्रेनिंग है वह डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज में होती है, ओके। तो इस तरह से यह एक इंस्टीट्यूशन है जिसे DSSC बोला जाता है, ठीक है। यह जो कॉलेज है यह डायरेक्ट डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के कंट्रोल में आता है, इसलिए इस कॉलेज के अंदर जो वैकेंसी निकलती है वो आपकी गवर्नमेंट वैकेंसीज रहती है। फिलहाल इस कॉलेज में ग्रुप सी की कुछ पोस्ट के ऊपर वेरियस वैकेंसीज निकल कर आई है।
ऑल इंडिया की आपकी यहाँ वैकेंसी रहने वाली है। मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली हुई है आपकी। तो आपकी यहाँ पे लोअर डिवीज़न क्लर्क के ऊपर वैकेंसी निकल कर आई है, सिविलियन मोटर ड्राइवर के ऊपर वैकेंसी निकल कर आई है, मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस के ऊपर वैकेंसी निकली है, स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड के ऊपर वैकेंसी निकल कर आई है, स्टेनोग्राफ ग्रेड सेकंड के ऊपर वैकेंसी निकली हुई है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर और हार्डवेयर एडमिनिस्ट्रेटर के अलावा और कुछ वैकेंसीज भी आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो यह सारी पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। इससे पहले कि हम इसके बारे में और बातें करें, सबसे पहले हम जो इसके ऑनलाइन फॉर्म के इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उन्हें जान लेते हैं कि कब से कब तक आपके जो फॉर्म भराने वाले हैं और किस तरह का आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म का मोड रहने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये एक तरह की ऑफलाइन वैकेंसी रहने वाली है, यानी कि इसके जो फॉर्म है वह ऑफलाइन ही अप्लाई किए जाएंगे। ठीक है, ऑफलाइन आपको इसके लिए आवेदन करना होगा, यानी कि आपको जो है बाय पोस्ट के जरिए इसमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके अप्लाई करना होगा। ठीक है, फॉर्म आपके ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, 23 मई से इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए थे। फॉर्म की जो आपकी लास्ट डेट है वह 13 जून 2026 रखी गई है। ठीक है, कुल 21 दिन का समय आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए दिया गया है। इतना कम समय इसका फॉर्म अप्लाई करने के लिए इसलिए दिया गया है क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है ना, इसमें जल्दी से जल्दी कंडक्ट कराया जाता है और सिलेक्शन प्रोसीजर भी इसका काफ़ी फास्ट चलने वाला है। बस 2 से 3 महीने के अंदर इस वैकेंसी के लिए एग्ज़ाम भी कंडक्ट हो जाता है, इसके रिज़ल्ट भी आ जाएंगे और इसका जो है फाइनल सिलेक्शन का रिज़ल्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कुल मिलाकर 3 से 4 महीने के अंदर आपका जो है अपॉइंटमेंट लेटर आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, फॉर्म आपका कैसा रहने वाला है, इन सब के बारे में भी हम डिटेल से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इसकी जो है एग्ज़ाम फीस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हम जानने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, एग्ज़ाम फीस भी आपकी यहाँ पे तो दोस्तों फॉर्म फीस भी आपकी यहाँ पे काफ़ी कम रखी गई है। 100 रुपये आपकी जो है यहाँ पे फॉर्म फीस के लिए चार्ज किए गए हैं। किसी भी चाहे आप जनरल से हो, EWS कैटेगरी, SC ST से हो या फीमेल हो, सभी के लिए 100 रुपये की जो है फॉर्म फीस यहाँ पर चार्ज की गई है। किसी भी कैटेगरी वालों के साथ यहाँ पे भेदभाव नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये काफ़ी रीज़नेबल मुझे यहाँ पे लगी क्योंकि अधिकतर वैकेंसीज़ में आपको कैटेगरी वाइज एप्लीकेशन फ़ीस देखने को मिलती है, जो कि जर्नल वालों की काफ़ी हाई रहती है अधिकतर। तो जर्नल वालों को यहाँ पे राहत दी गई है, एप्लीकेशन की जो फॉर्म फीस है यहाँ पे काफ़ी कम रहने वाली है। ठीक है, वो भी 100 रुपये में ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हम सबसे पहले बात करेंगे एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट आपकी यहाँ पोस्ट वाइज रहने वाली है। MTS और टेक्निकल अटेंडेंट की जो एज लिमिट है वह मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम एज लिमिट 25 साल यहाँ पे रखी गई है। ठीक है, इसके अलावा अदर जो पोस्ट हैं उनकी जो एज लिमिट है, मिनिमम एज लिमिट 18 साल जबकि मैक्सिमम एज लिमिट 27 साल रखी गई है। ठीक है, एज लिमिट जो है आपकी 12 जून 2026 तक काउंट की जाएगी। OBC ST SC वालों को यहाँ एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। OBC वालों को 3 साल तक का और ST SC वालों को 5 साल तक का यहाँ रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। यानी कि OBC वालों की जो मैक्सिमम एज लिमिट है यहाँ पे, यानी कि MTS और टेक्निकल पोस्ट के लिए OBC वालों की जो मैक्सिमम एज है वो 28 साल हो जाती है, जबकि ST और SC वालों की जो मैक्सिमम एज लिमिट है MTS और टेक्निकल अटेंडेंट के पोस्ट के लिए वह 30 साल हो जाती है। ठीक है, और अदर पोस्ट के लिए OBC वालों की जो मैक्सिमम एज लिमिट है वह 30 साल हो जाती है, जबकि SC वालों के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है अदर पोस्ट के लिए वो 32 साल यहाँ पे हो जाती है। ठीक है,
तो यह आपकी एज लिमिट यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है, बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। दोस्तों यहाँ पे आप जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अलावा आपको हर पोस्ट के सामने एज लिमिट भी यहाँ पे बता दी गई है। एक बार फिर से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस पोस्ट के लिए आपकी कितनी एज लिमिट रहने वाली है। ये एज लिमिट जो है जनरल वालों के हिसाब से रखी गई है। ठीक है, OBC और ST SC वाले इसमें आपका जो एज रिलैक्सेशन है वो ऐड करके देख सकते हैं। ठीक है, पोस्ट के हिसाब से आप एज लिमिट और क्वालिफिकेशन स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेंगे LDC यानी कि लोअर डिवीज़न क्लर्क की पोस्ट के लिए। तो लोअर डिवीज़न क्लर्क की पोस्ट जिसकी एज लिमिट 18 से 27 साल रखी गई है के लिए कैंडिडेट का 12th पास होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप 12th पास हैं और साथ में आपकी जो है टाइपिंग होना चाहिए। अगर आप 12th पास हैं और आपकी जो टाइपिंग स्पीड है 35 वर्ड पर मिनट है इंग्लिश की, और हिंदी की जो टाइपिंग स्पीड है 30 वर्ड पर मिनट है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो टाइपिंग स्किल्स है वो अभी इतनी अच्छी हो। अगर आपकी अभी इतनी अच्छी टाइपिंग स्पीड नहीं है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और एग्ज़ाम होने तक आप इसे सीख सकते हैं। ठीक है, अपनी जो टाइपिंग स्पीड है वो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी नॉर्मल क्राइटेरिया यहाँ पे स्पीड का दिया गया है। ठीक है, तो अगर कोई कैंडिडेट 12th पास है तो वो LDC के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, फिर आती है सिविलियन मोटर ड्राइवर की पोस्ट जिसके लिए एज लिमिट 18 से 27 साल रखी गई है। 12th पास कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा उनके पास हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए और साथ में 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी आपको ड्राइविंग का होना चाहिए। अगर आपने 12th पास कर रखी है, हैवी व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस भी है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आती है सबसे शानदार पोस्ट जो सबसे ज़्यादा लोगों की पसंद रहती है, MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट। एज लिमिट इसके लिए 18 से 25 साल रहने वाली है। 10th पास कैंडिडेट हैं जो इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आपके पास 10th पास की मार्कशीट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ जाती है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की पोस्ट। 18 से 27 साल आपकी एज लिमिट यहाँ पे रहने वाली है। 12th पास कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ में आपको जो है स्टेनोग्राफी भी आनी चाहिए। ठीक है, अगर नहीं भी आती है तो भी आपके पास 1-2 महीने का टाइम रहेगा। अगर आप सीखना चाहें तो सीख सकते हैं। ठीक है, और अभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ जाती है सुपरवाइज़र की पोस्ट जो कि नेटवर्किंग में है। 18 से 27 साल आपकी यहाँ पे एज रखी गई है। अगर आपने BE BTech या फिर MCA MSc या ITCS कर रखा हो और इसके साथ आपको 2 साल का एक्सपीरियंस हो तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आती है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट। 18 से 27 साल आपकी यहाँ जनरल वालों की एज लिमिट रखी गई है। 12th पास कैंडिडेट जिनने नेटवर्किंग में डिप्लोमा कर रखा हो या फिर BCA कर रखा हो, CCNA या CCNP कर रखा हो, इसके अलावा उनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी हो, वो कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ जाती है हार्डवेयर एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट। 18 से 27 साल यहाँ एज लिमिट रहने वाली है। अगर आपने 12th पास कर रखा है और इसके साथ आपके पास कंप्यूटर हार्डवेयर का एडवांस डिप्लोमा है या फिर BCA VLSI सर्टिफिकेशन आपने कर रखा है और 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ जाती है हमारी लाइनमैन की पोस्ट। 18 से 27 साल यहाँ पे एज लिमिट आपकी रहने वाली है। अगर कोई भी कैंडिडेट जिसने 12th पास कर रखा हो और साथ में ऑप्टिकल फाइबर केबल लाइन मैनेजमेंट का डिप्लोमा कर रखा हो, इसके साथ उसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो, तो आप इस लाइनमैन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ जाती है बोल्ट बिल्डर की पोस्ट। 18 से 27 साल एज लिमिट यहाँ पे रखी गई है। 12th पास कैंडिडेट जो कि FRP बोट रिपेयर के 2 साल के एक्सपीरियंस रखते हैं या फिर NSC मरीन फिटर
या फिर एक्स नेवी, कोस्ट गार्ड, शिप राइट या फिर हुल आर्टिफिशियर का एक्सपीरियंस रखते हैं वह इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, फिर आ जाती है हमारी सबसे लास्ट पोस्ट, टेक्निकल अटेंडेंट। प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटर की जो पोस्ट है वो आपके यहाँ पे रहने वाली है। 18 से 25 साल यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है। ITI प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटर का जिसने डिप्लोमा कर रखा हो, कोर्स कर रखा हो, वह इसके लिए एलिजिबल है। या फिर 10th पास आपने कर रखा हो, इसके साथ आपको जो है प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटर का 1 साल तक का एक्सपीरियंस हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यह हो गया हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सभी पोस्ट के लिए। अब बात कर लेते हैं हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस आपका काफ़ी सिंपल सा यहाँ पे रहने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, 1 डे सिंगल एग्ज़ाम बेस्ड आपकी यह रिक्वायरमेंट रहने वाली है। सबसे पहले आपका यहाँ पे एक रिटन एग्ज़ाम होगा। इसके बाद कुछ पोस्ट के लिए आपका स्किल टेस्ट या फिज़िकल टेस्ट कराया जाएगा। जैसे कि लोअर डिवीज़न क्लर्क की जो पोस्ट थी उसमें आपका स्किल टेस्ट होगा टाइपिंग का। ठीक है, इसके अलावा आपकी जो स्टेनोग्राफर की पोस्ट थी उसके लिए आपका स्टेनोग्राफी का टेस्ट होगा। तो ऐसे कुछ पोस्ट है उनके लिए आपका जो है सेकंड राउंड होगा, जबकि कुछ पोस्ट के लिए आपका ओनली फर्स्ट एग्ज़ाम ही होगा जो कि रिटन एग्ज़ाम होने वाला है। स्किल टेस्ट या फिज़िकल टेस्ट हर पोस्ट के लिए नहीं होगा, कुछ स्पेशल पोस्ट के लिए ही आपका यह राउंड रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा और आपको फिर फाइनल सिलेक्शन दे दिया जाएगा अगर आप इन सभी को क्वालिफाई कर लेते हैं तो। ठीक है, तो यह आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। एग्ज़ाम पैटर्न आपका यहाँ पे क्या रहने वाला है। जैसा कि मैंने बताया, आपका यहाँ पे सबसे पहले एक रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम में आपके जो है टोटल 5 सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और ट्रेड स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट से आपसे 20-20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन का आपका यह एग्ज़ाम रहने वाला है और टोटल 100 ही नंबर आपके यहाँ पे इस एग्ज़ाम के लिए रहने वाले हैं। ठीक है, पेपर सोल्व करने के लिए आपको 2 घंटे की टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे दी जाएगी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपकी नहीं रहने वाली है। ठीक है, अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप इसके नेक्स्ट स्टेज के लिए एलिजिबल होंगे, जो कि कुछ पोस्ट के लिए रहने वाला है। स्किल टेस्ट या फिर फिज़िकल टेस्ट आपका होने वाला है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी भी पोस्ट है जिनमें आपका ओनली इस रिटन एग्ज़ाम के बेस पर ही फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। स्किल टेस्ट और फिज़िकल टेस्ट के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं एग्ज़ाम सिलेबस आपका क्या रहने वाला है। ओके, और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात और, आपका जो यह एग्ज़ाम है इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम सिलेबस की। तो एग्ज़ाम सिलेबस आपका कुछ इस तरह का रहने वाला है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एग्ज़ाम का सिलेबस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं डिटेल में। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंट, रीजनिंग का, न्यूमेरिक एप्टीट्यूड के क्या क्या क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। इसका जो 5th सब्जेक्ट है ट्रेड स्पेसिफिक सब्जेक्ट, इसमें आपके जो रिलेटेड फील्ड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि आप अगर LDC का फॉर्म भरते हैं तो LDC के फॉर्म के लिए आपसे कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, एक्सेल वगैरह से रिलेटेड, क्योंकि आपका जो है ऑफिस वर्क यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, कंप्यूटर पे आपको काम करना है, तो उससे ऑफिस प्रोसीजर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, कंप्यूटर नॉलेज वगैरह। ठीक है, अगर ड्राइवर के लिए आप अप्लाई करते हैं तो ड्राइविंग से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। अगर MTS का फॉर्म आप अप्लाई करते हैं तो वही कंप्यूटर और ऑफिस से रिलेटेड आपके एक्सेल वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पूछ लिए जाएंगे।
सुपरवाइज़र का काम आप करेंगे तो आपसे जो है ऑफिस नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, नेटवर्किंग से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन से भी वही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नेटवर्किंग से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें, ठीक है। तो इस तरह आपकी जो रिलेटेड फील्ड होगी जिसमें आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा उसमें आप के इस सेक्शन में उसी फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका जो है एग्ज़ाम सिलेबस हो गया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम स्टेज 2 जो कि आपका रहने वाला है स्किल टेस्ट या फिज़िकल एग्ज़ाम, ठीक है। यह आपका सबसे पहले हम देख लेते हैं किस पोस्ट के लिए आपका जो है स्किल टेस्ट या फिज़िकल एग्ज़ाम होने वाला है। जैसा कि मैंने बताया आपकी जो कुछ पोस्ट के लिए ही सेकेंड स्टेज रहने वाला है, तो आपकी जो एलडीसी की पोस्ट है उसके लिए आपका यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट आपका कंप्यूटर पे लिया जाएगा, ठीक है। इंग्लिश की आपकी टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट मांगी गई है और हिंदी की आपकी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट मांगी गई है, ठीक है। अगर आपने स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई किया है तो आपका स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट होएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई करा है तो आपका जो है ड्राइविंग का जो एग्ज़ाम है यहाँ पे प्रैक्टिकल टेस्ट आपका से लिया जाएगा, ठीक है। ड्राइविंग करवा के आपसे यहाँ पे देखी जाएगी, ठीक है। तो इन तीनों पोस्टों के लिए आपका जो है सेकेंड स्टेज यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। बाकी की पोस्ट के लिए आपका जो है फर्स्ट एग्ज़ाम ही कंडक्ट कराएगा और उसे बाकी की जो पोस्ट है उनके लिए आपको ओनली जो फर्स्ट रिटर्न एग्ज़ाम है वही देना होगा। ओनली उसी के बेस पर आपका जो है फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा स्किल टेस्ट आपका ओनली फॉर क्वालिफाइंग नेचर रहता है ना। इसके जो नंबर होंगे वह आपकी मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फाइनल सिलेक्शन की। फाइनल सिलेक्शन आपका किस आधार पर होगा? तो दोस्तों जैसा कि मैंने अभी अभी बताया आपका जो फाइनल सिलेक्शन है आपका जो रिटर्न एग्ज़ाम होगा उसी के मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका जो है फाइनल सिलेक्शन होगा। आपकी जो सेकेंड स्टेज है वो ओनली जस्ट क्वालिफाइंग नेचर रहने वाली है, ठीक है। मेरिट लिस्ट आपकी जो है इसमें कैटेगरी वाइज निकाली जाने वाली है, ठीक है। फर्स्ट एग्ज़ाम की आपकी जो 100 नंबर का जो रिटर्न एग्ज़ाम होगा उसके आधार पर आपकी जो मेरिट लिस्ट निकलने वाली है। अगर आप उस मेरिट लिस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं और अगर किसी में आपका सेकेंड स्टेज है और आपने वो स्टेज भी क्वालिफाई कर लिया है तो आपका जो है फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो यह आपका जो है फाइनल सिलेक्शन है होने वाला है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई के बारे में, यानी कि इसके लिए हम आवेदन कैसे कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता देती हूँ जो आपको इसके लिए अप्लाई करने के लिए चाहिए रहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अप्लाई करने के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। फर्स्ट जो है आपको एक पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ चाहिए होगा। ध्यान रखिएगा फ़ोटोग्राफ आपका नया होना चाहिए, ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। लगभग 6 महीने से 1 साल तक का फ़ोटोग्राफ आपका चल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्लास 10th या 12th की मार्कशीट जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके आधार पर, ठीक है। अगर आप MTS की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए 10th पास मांगा गया है तो 10th की मार्कशीट आपको देनी होगी। वहीं अगर आप LDC या स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 10th की मार्कशीट देने की ज़रूरत नहीं है, आप 12th की मार्कशीट यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा अगर आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रखे हैं उसमें जो है आपकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन 10th मांगी गई है या 12th मांगी गई है और आपने अदर हाई एजुकेशन भी कर रखी है, जैसे कि ग्रेजुएशन कर रखा हो या कुछ और कर रखा हो, क्वालिफ़िकेशन या सर्टिफिकेट हो आपके पास, तो आपको वो डॉक्यूमेंट्स भी आप यहाँ पे देने होंगे, ठीक है। जैसे कि आपने 12th पास के लिए अप्लाई किया है किसी पोस्ट के लिए और आपने ग्रेजुएशन भी कर रखा है तो आपको 12th की मार्कशीट तो देनी ही देनी है, लेकिन आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी यहाँ पे देनी होगी, ठीक है।
अगर आपने 10th पास कर रखा है, MTS की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रखा है, ठीक है, और आपने ग्रेजुएशन भी कर रखा है, 12th भी कर रखा है। अगर आपने 12th कर रखा है तो 10th की तो आपको देनी है, क्योंकि आपकी मिनिमम एजुकेशन वहाँ पे 10th क्लास मांगी गई है। लेकिन आपने अगर 12th पास भी कर रखा है तो आपको 12th पास की भी मार्कशीट वहाँ पे देनी है, और ग्रेजुएशन कर रखा हो तो ग्रेजुएशन की भी दे दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह आपको जो है जो भी मिनिमम एजुकेशन आपकी पोस्ट के लिए मांगी गई है उसकी मार्कशीट देनी है, और जितनी भी हायर एजुकेशन आपने कर रखी हो, जो भी हायर एजुकेशन मार्कशीट या सर्टिफिकेट आपके पास हो, आप वो यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। 10th की मार्कशीट हो गई, 12th की मार्कशीट हो गई, ग्रेजुएशन की मार्कशीट यहाँ पे हो गई। इसके अलावा आपने अदर कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा हो, उसका आपको जो है वो डॉक्यूमेंट देना होगा। साथ में आपकी पोस्ट से रिलेटेड जो भी डिप्लोमा या कोर्स आपसे मांगा गया है उसका सर्टिफिकेट आपको देना होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको ये ऐसी कास्ट से जिसका सर्टिफिकेट है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा, जैसे कि आप OBC या ST SC से हैं तो अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे देते हैं तो आपको जो है एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। EWS कैटेगरी से हैं तो उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे दे दीजिएगा। PWBD कैटेगरी से हैं या एक्स सर्विसमैन है तो उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे दे दीजिएगा। अगर आप ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस आपको देना है। इसके अलावा आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ देना है। आइडेंटिटी प्रूफ में आप क्या दे सकते हैं, आइडेंटिटी प्रूफ में आप कोई भी जो आइडेंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट होते हैं अपने, जैसे आधार हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, आपका पैन कार्ड हो गया, ऐसे डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप ऐसी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं जहाँ पे आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी यहाँ पे देना होगा, ठीक है। तो पोस्ट की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनके हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, और कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स जैसे कि फ़ोटोग्राफर, कास्ट सर्टिफिकेट है, ये सब आपको देने होंगे, ठीक है। तो ये आपकी जो है इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हो गए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम एप्लीकेशन फॉर्म की, ठीक है, अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया ये एक तरह की ऑफलाइन वैकेंसी रहने वाली है, ठीक है। यह एक खास तरह की ऑफलाइन वैकेंसी आपकी रहने वाली है, जहाँ पे फॉर्म तो आपको जो है ऑफलाइन सबमिट कराना है, लेकिन फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना होगा इसमें, ठीक है। बाय पोस्ट आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है। सबसे पहले आपको जो है इसका एप्लीकेशन फॉर्म निकालना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म की हार्ड कॉपी आप आसपास ई मित्र से जाकर निकला सकते हैं, ठीक है। किस तरह का आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा ये मैं आपको स्क्रीन पर एक बार दिखा देती हूँ, आप देख सकते हैं। इस तरह का कुछ आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। ये एप्लीकेशन फॉर्म आपका यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये फॉर्म आपको डायरेक्टली नहीं निकलाना है, फॉर्म भरवा के ही आपको प्रिंट करवाना होगा, ठीक है। ऐसा मत कीजिएगा कि डायरेक्ट आप फॉर्म निकला लाए और फिर आपने हाथ से भर दिया। आप देख सकते हैं फॉर्म पे लिखा हुआ है, क्लियरली मेंशन है फॉर्म पे, दिस फॉर्म हैज़ टू बी टाइप इन ब्लॉक लेटर्स ओनली, ऑल हैंड रिटन फॉर्म्स विल बी रिजेक्टेड। यानी कि आपको जो है इसमें जो भी डिटेल्स भरनी है वो टाइप करके ही भरनी है, ठीक है। टाइप करके ही आपको पूरा फॉर्म भरना है कंप्यूटर पे, और फिर बाद में आपको प्रिंट आउट निकलाना है। अगर आप पहले ही प्रिंट आउट निकला लेते हैं और पेन से इसे भर देते हैं और इसके लिए अप्लाई कर देते हैं तो आपका जो फॉर्म है, हाथ से भरा हुआ जो फॉर्म है आपका, वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। ये क्लियरली मेंशन किया गया है, तो ऐसी गलती आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। न सिर्फ आपको जो है इसमें डिटेल्स टाइप करके भरनी है, बल्कि आपको जो आपका फ़ोटो है वो भी ऑनलाइन ही इसमें अप्लाई करना होगा, ठीक है। जहाँ पे आपको ब्लॉक दे रखा है फ़ोटो का, और फिर आपको इसका प्रिंट आउट निकलाना है, ओके। आप अपने मोबाइल से भी भर सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने लैपटॉप से या मोबाइल से भी आपका जो है फॉर्म भर सकते हैं। वह कैसे भरना होगा, इसके लिए आपको सबसे पहले डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। इसके बाद पर अप्लाई कर पे क्लिक करके आपके सामने जो है
इसका फॉर्म निकल कर आ जाएगा स्क्रीन पर। ठीक है, अब आपको क्या है, ये फॉर्म भर लेना है, जो भी डिटेल्स आपको मांगी गई है। ठीक है, सारी आपको यहाँ पे ऑनलाइन ही अपने फ़ोन या लैपटॉप से भर या कंप्यूटर से भर लेनी है। ठीक है, क्लिक करके आप यहाँ पे सारी डिटेल्स भर सकते हैं। ठीक है, फ़ोटो भी आपको अपलोड करने का यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा। फ़ोटो भी आपको ऑफलाइन नहीं चिपकानी है, फ़ोटो भी आपको यहाँ पे फॉर्म में अपलोड करके ही ऐड करनी है। ठीक है, सिग्नेचर भी आपको जो है अपलोड करके ही इसमें ऐड करने होंगे फॉर्म में, आपको ऊपर से सिग्नेचर नहीं करने। ठीक है, सारा फॉर्म आपको इस तरह से ऑनलाइन भरना है। सबसे पहले जो है कैंडिडेट नेम वगैरह, फादर नेम हो गया, फ़ोटो हो गया, कैटेगरी हो गई आपकी, अगर एक्स सर्विसमैन है तो वो यस कर दीजिएगा, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर, ईमेल आईडी, आपका जो है एड्रेस, ध्यान रखिएगा पूरा जो है फॉर्म आपको कैपिटल लेटर्स में भरना है। ठीक है, सारी डिटेल आपको कैपिटल लेटर में भरनी है, क्लियरली इसमें दे रखा है नोटिफिकेशन में। इसके अलावा 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपको बताने हैं, जो आपको आइडेंटिफाई कर सके। जैसे अगर आपके कहीं लगी हुई हो या शरीर पे, बॉडी पे कहीं पे भी कोई निशान हो जिसे आपको आइडेंटिफाई किया जा सके, तो वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स में। ठीक है, अगर कुछ नहीं तो आपके बॉडी पे कहीं मोल वगैरह हो तो वो आप बता सकते हैं, जैसे कि किसी के मुंह पे तिल है तो वो लिख सकते हैं यहाँ पे मोल ऑन फेस। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे भर देना है। इसके बाद आपका जो अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में परमानेंट एम्प्लॉय है अभी, तो उसका बॉक्स आ जाता है। अगर आप प्रेजेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी पोस्ट पर काम कर रहे हैं तो आपको इसे भरना होगा, वरना छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अगर आप प्रेजेंट में एम्प्लॉय हैं तो सबसे पहले आपको जो है कब आपकी जॉब लगी थी, अपॉइंटमेंट लेटर की जो डेट है, आपकी जो अपॉइंटमेंट कब हुई थी उसकी डेट आपको देनी है। किस पोस्ट पे आप जो एम्प्लॉय हैं अभी, पोस्ट का नाम आपको देना है। उसके बाद में प्रेजेंट में आप किस पोस्ट पे हैं, जैसे स्टार्टिंग में कोई किसी और पोस्ट पे लगा हो, बाद में उसका जो प्रमोशन हो गया हो। ठीक है, तो प्रेजेंट में क्या पोस्ट है वो भी आपको बतानी है। ठीक है, प्रेजेंट में आपका पे लेवल कितना है उसकी जानकारी आपको यहाँ पे देनी है। इसके बाद फिर आ जाता है आपका एजुकेशन एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन का बॉक्स। ओके, यहाँ पर आपने 10th SSLC या मर्टिकुलेशन जो भी कर रखा हो उसके मार्क्स की, परसेंटेज की, ईयर ऑफ पासिंग की सारी डिटेल्स यहाँ पे देनी है। अगर आपने 12th पास कर रखा है तो उसकी डिटेल्स आपको देनी है। ITI, डिप्लोमा, अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपने कर रखा है उसकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी है। ठीक है, अलावा अगर आपने कोई सर्टिफिकेट कर रखा है रिलेटेड फील्ड से तो वो आपको प्रूफ यहाँ पे देना होगा। ठीक है, एक्सपीरियंस का प्रूफ आपको यहाँ पे देना होगा, यानी कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना होगा। ठीक है, प्रेजेंट एड्रेस आपको यहाँ पे देना होगा। ठीक है, परमानेंट एड्रेस आपको देना होगा। इसके बाद आपकी जो DD है, यानी कि डिमांड ड्राफ्ट, बैंक से रिलेटेड आपकी जो डिटेल्स है आपको यहाँ पे देनी है। ठीक है, ये DD क्या है, डिमांड ड्राफ्ट में आपको बता देती हूँ। आपकी जो फॉर्म फीस है ना, वो आपको डायरेक्ट पे करने का ऑप्शन यहाँ पे फॉर्म में नहीं मिलने वाला है। आपको जो है बैंक से जाकर अपना डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा, जिसके थ्रू आपको जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म फीस पे करनी होगी। ठीक है, वो कैसे होगा तो वो मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए आपको क्या करना होगा, फॉर्म फीस कितनी है आपकी, 100 रुपये। ठीक है, तो इसका आपको क्या है, डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा। ठीक है, इसे बनवाने का सिंपल सा तरीका है, किसी भी बैंक में जाइएगा। ठीक है, वहाँ पे जाके बोलिएगा 100 रुपये का मुझे डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। ठीक है, वो पूछेंगे किस फेवर में बनवाना है, तो उन्हें आप इसका एड्रेस दे दीजिएगा। DSSC डायरेक्ट रिक्वायरमेंट 2026 जो है, इसमें आपको कुछ ब्रांच कोड दे रखी है, बैंक की सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी है, तो वो बता दीजिएगा। बैंक की ब्रांच आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, आप देख सकते हैं, पेबल एट कैनरा बैंक। ठीक है, बैंक आपको दे रखा है, यहाँ पे कोड आपको दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर जाकर आपको क्या है, डिमांड ड्राफ्ट बनवा लेना है। ठीक है,
ध्यान रखिएगा, डिमांड ड्राफ्ट बनवाते वक्त आपको जो है ये बैंक का नाम बताना होगा, ये जो कोड दे रखा है आपको ये आपको बताना होगा, ठीक है। रिक्वायरमेंट बता ही देना है, ठीक है, किसके फेवर में बनवाना है, ठीक है। ये सब आप उन्हें बता दीजिएगा, आपको जो है आपका डिमांड ड्राफ्ट बनाकर वो दे देंगे, ठीक है। आजकल तो शायद ये ऑनलाइन भी हो जाता है, आप घर बैठे स्मार्टफोन की हेल्प से भी आप अपना डिमांड ड्राफ्ट बनवा सकते हैं, ठीक है। आपकी जो मोबाइल एप्लीकेशन होती है बैंक के थ्रू, उससे आपका जो है डिमांड ड्राफ्ट ऑनलाइन बन जाता है, ठीक है। तो यह आपका जो है डिमांड ड्राफ्ट होता है, ठीक है। ये डिमांड ड्राफ्ट बनवा लेना है आपको। इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात दे रखी है कि प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन आवश्यक दस्तावेजों सहित जमा किए जाने चाहिए, जिनमें डिमांड ड्राफ्ट भी शामिल है। यानी कि अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग से अप्लाई करना होगा, ठीक है। हर एक पोस्ट के लिए आपको अलग आवेदन पत्र मतलब कि एप्लीकेशन लेटर निकलाना होगा, और हर एक पोस्ट के लिए अप्लाई करते समय आपको एक अलग लिफाफा तैयार करना होगा। उसमें एप्लीकेशन फॉर्म होंगे, सभी दस्तावेज होंगे जैसा कि आपको अभी बताया, और अलग अलग ही आपको डिमांड ड्राफ्ट इसके लिए बनवाने होंगे। अगर आप 2 पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 2 डिमांड ड्राफ्ट की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर आप 3 पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 3 ड्राफ्ट, और अगर आप 3 पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 3 डिमांड ड्राफ्ट बनवा लेना है, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि हर एक पोस्ट के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना होगा यहाँ पे, ठीक है। जो डिमांड ड्राफ्ट आप बनवा कर लाएंगे, ठीक है, उस पे एक नंबर दिया होगा, वो नंबर आपको इस फॉर्म में डीडी नंबर के सामने वाले ब्लॉक में टाइप करना होगा, ठीक है। किस बैंक से आपका डिमांड ड्राफ्ट बना है उस बैंक का नाम आपको यहाँ पे लिखना होगा। डिमांड ड्राफ्ट बनवाने की जो डेट है आपकी वो आपको यहाँ पे लिखनी होगी, ठीक है। इसके बाद आपको जो है नीचे जो सिग्नेचर का ब्लॉक दिख रहा है, यहाँ पे आपको अपने सिग्नेचर की फ़ोटो अपलोड करनी है। पहले जो आपको लिखा दिख रहा है फॉर्म में नीचे की तरफ, यहाँ पे आपको किस पहले से आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की जो लोकेशन है, अपनी सिटी का नाम आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है, टाइप करना है। इसके बाद किस डेट को आप अप्लाई कर रहे हैं उस डेट को यहाँ पे आपको टाइप करना है, ठीक है। इस तरह से आप अपना पूरा फॉर्म भर लेंगे, ठीक है। पूरा फॉर्म भरने के बाद आपको क्या करना है, इसका प्रिंट आउट निकलाना है, ठीक है। प्रिंट आउट निकलाने के बाद आपको क्या करना है, एक लिफाफा खरीदना है। ध्यान दीजिएगा, लिफाफे का साइज़ भी आपको यहाँ पे बता रखा है, 10x22 सेंटीमीटर का जो लिफाफा होता है उस साइज़ का लिफाफा आपको यहाँ पे लेना है, ठीक है। उसके बाद में आपको 56 रुपये का एक पोस्ट का जो स्टाम्प आता है वह लेना होगा, ठीक है। पोस्ट ऑफिस में आपको यह स्टाम्प मिल जाएगा, अगर आप वहाँ अंदर जाके पूछेंगे तो आपको 56 रुपये का स्टाम्प आपको लेके आना है, ठीक है। इसके बाद में आपको जो आपका लिफाफा है उसमें आपको अपना जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट निकलाया था, ठीक है, जो आपने ऑनलाइन भरा था और ऑफलाइन आप निकला के लाए थे, उस एप्लीकेशन फॉर्म को फोल्ड करना है। ध्यान रखिएगा उसे पूरा फोल्ड नहीं करना है, सिर्फ 2 या 3 बार आपको फोल्ड करना है, ठीक है। इसके बाद आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म इस लिफाफे में रख देना है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताए थे, अगर 10th की मार्कशीट हो वो, 12th की हो तो वो, जो भी हायर एजुकेशन आपने कर रखी हो वो, कोई सर्टिफिकेट वगैरह है तो वो डाल दीजिएगा, ठीक है। एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ की फ़ोटोकॉपी आपको यहाँ पे देनी है। ध्यान रखिएगा कोई भी डॉक्यूमेंट आपको रियल डॉक्यूमेंट नहीं देना है, सभी की फ़ोटोकॉपी ही आपको यहाँ पे देनी है, ठीक है। अगर आप रिलैक्सेशन ले रहे हैं तो, या किसी रिजर्व कैटेगरी से हैं तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपको यहाँ दे देना है, जैसे कि ST SC कैटेगरी से हो तो वो दे दीजिएगा। EWS कैटेगरी से हैं तो EWS कैटेगरी का सर्टिफिकेट दीजिएगा, ठीक है, वो आपको देना है। इसके अलावा आपको 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी आपको इस लिफाफे में डाल देनी है, ठीक है। ध्यान रखिएगा आपके जो सारे डॉक्यूमेंट्स है, एक एक डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी आपको सेल्फ अटेस्टेड करनी है। सेल्फ अटेस्टेड क्या होता है, जो आपके जो भी डॉक्यूमेंट है, चाहे वो 10th की मार्कशीट हो गई, 12th की मार्कशीट हो गई, या फिर कोई सर्टिफिकेट हो गया, या फिर कोई आपका
डिप्लोमा का या फिर आपकी कोई आईडी प्रूफ हो गई, ठीक है। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके सारे के सारे एप्लीकेशन फॉर्म को छोड़कर, ठीक है। बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन पे आपको जो है नीचे की तरफ या पीछे की तरफ अपने साइन करने हैं। हर एक फ़ोटो कॉपी पे आपको नीचे की तरफ या तो आप साइन कर सकते हैं कहीं पे खाली जगह हो तो, या फिर अगर आगे जगह नहीं हो तो आप पीछे की तरफ अपने साइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी पेपर पर आप अपना साइन करते हैं तो उसे ही सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट कहा जाता है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म पे हम पहले से ही साइन अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। वो साइन प्रिंट में आपको मिल ही गए हैं, तो वो अटेस्टेड करने की आपको ज़रूरत नहीं है, उस पर ऑलरेडी आपके साइन हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड कर देने हैं। आईडी प्रूफ हो या कोई भी जो अदर डॉक्यूमेंट हो, उनकी जितनी भी फ़ोटोकॉपी सबको सेल्फ अटेस्टेड कर देना है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको ये सारे डॉक्यूमेंट लिफाफे में डालने, इसके अलावा जो आपकी 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ है वो भी इस लिफाफे में डाल दीजिएगा, ठीक है। लिफाफा आपको पैक कर देना है पूरा, ठीक है। जब आप ये लिफाफा पैक कर देते हैं तो आपको इस लिफाफे के ऊपर ये बताना होगा कि ये लिफाफा आपका किस लिए है, ठीक है। तो इस पे लिफाफे के ऊपर आपको कैपिटल लेटर्स में एक लाइन लिखनी होगी, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ठीक है। यहाँ पे आपको पोस्ट लिख देनी है, जैसे कि आप एमटीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एमटीएस की पोस्ट का नाम लिख दीजिएगा। तो इस तरह से आपको जो है आपकी जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पे लिख देनी है, कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपको इसके ऊपर लिख देना है, ठीक है। इसके अलावा आपको ये लिफाफा कहाँ पर भेजना है तो वो एड्रेस भी आपको लिखना होगा, ठीक है। स्क्रीन पर दिख रहा एड्रेस आपको यहाँ पे सेम टू सेम उतार देना है, ठीक है। पूरा सेंटेंस, जो भी पूरा एड्रेस आपको दिख रहा है वो पूरा का पूरा एड्रेस आपको यहाँ पे 2 करके नीचे 2 के नीचे लिख देना है, ठीक है। तो इस तरह का कुछ आपका लिफाफा है, बाद में दिखेगा लिखने के बाद, ठीक है। अगर आपके आसपास के एरिया में कोई पोस्ट ऑफिस का जो बॉक्स रहता है, ठीक है, अगर वो हो तो आप वहाँ पे अपनी पोस्ट डाल सकते हैं। नहीं तो आप अपने आसपास के पोस्ट ऑफिस में जाकर भी इस एनवलप को वहाँ पे जमा करवा के आ सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर आप पोस्ट ऑफिस जाके इसे जमा करवा के आएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सिर्फ कुछ ही दिन इसकी लास्ट डेट में बचे हैं। अगर आप आसपास के एरिया में कहीं पोस्ट ऑफिस का जो बॉक्स रहता है वहाँ पर अपना एनवलप डालते हैं, अगर कोई 1-2 दिन बाद भी लेने आता है उसमें एनवलप को, तो इसे पहुँचने में भी टाइम लगेगा। वहीं अगर आप पोस्ट ऑफिस में जाकर डायरेक्ट अपना जो एनवलप जमा करवा के आएंगे तो जल्दी से जल्द वहाँ से आपका जो है पोस्ट निकल जाएगी, ठीक है। तो जल्दी से आपका जो है एनवलप वहाँ पर पहुँच जाएगा। जितना जल्दी आपका जो एनवलप यहाँ से पोस्ट आपकी निकलेगी उतनी ही जल्दी आपकी जो पोस्ट है डिपार्टमेंट में पहुँच जाएगी, ठीक है। बस इतना सा करना है और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम सैलरी की। पे लेवल आपका कितना रहने वाला है, ठीक है। लोअर डिवीज़न क्लर्क की जो आपकी पोस्ट है, यहाँ पर आपको लेवल 2 की सैलरी देखने को मिलती है। स्टार्टिंग सैलरी आपकी यहाँ पे 19,900 से शुरू होती है और 63,200 तक आपकी सैलरी हो जाती है, ठीक है। इसके बाद आपकी जो सिविलियन मोटर ड्राइवर की जो पोस्ट है उसकी जो स्टार्टिंग सैलरी 19,900 से स्टार्ट होती है और धीरे धीरे बढ़ती हुई 63,200 तक पहुंच जाती है, ठीक है। एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ में आपको लेवल 1 की सैलरी देखने को मिलती है। 18,000 से स्टार्ट होती है आपकी बेसिक सैलरी और 56,900 तक आपको देखने को मिल जाती है। स्टेनोग्राफर की पोस्ट पर आपको लेवल 4 की जो है सैलरी देखने को मिलती है। आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है स्टेनोग्राफर की पोस्ट पे 25,500 रुपये रहती है और यह बढ़कर 81,000 तक पहुंच जाती है। सुपरवाइज़र नेटवर्किंग की जो पोस्ट है लेवल 5 की सैलरी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। 29,200 आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है जो कि बढ़कर 92,300 रुपये तक पहुँच जाती है। लेवल 5 की सैलरी आपको नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर में देखने को मिलती है, वही 29,200
से लेकर 92,300 तक की सैलरी आपको देखने को मिल जाती है। हार्डवेयर एडमिनिस्ट्रेटर की भी सेम सैलरी होती है। लाइनमैन में आपको लेवल 4 की सैलरी देखने को मिल जाती है। स्टार्टिंग सैलरी आपकी 25,500 रहती है, जो कि बढ़कर 81,000 तक पहुंच जाती है। बोट बिल्डर की आपकी जो सैलरी है लेवल 2 की सैलरी रहने वाली है 19,900 से स्टार्ट होकर 63,200 रुपये तक के आपका यहाँ पे सैलरी देखने को मिल जाती है। टेक्निकल अटेंडेंट की आपकी जो सैलरी है प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटर की जो पोस्ट है लेवल 1 की आपकी सैलरी यहाँ पे होती है 18,000 की जो सैलरी आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है और 56,900 तक की जो हाईएस्ट सैलरी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एक बार इन सभी पोस्ट की जो है नंबर ऑफ वैकेंसी की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, कौन सी पोस्ट पर कितनी वैकेंसी रहने वाली है तो ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एलडीसी की जो पोस्ट है आपकी टोटल 9 वैकेंसी आपकी यहाँ पे रहने वाली है। कैटेगरी वाइज इन पोस्टों को डिवाइड किया गया है, आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज आपकी क्या पोस्ट रहने वाली है। इसी तरह से सिविलियन मोटर ड्राइवर की 13 पोस्ट यहाँ पे रखी गई है। एमटीएस की 38, स्टेनोग्राफर की 5, सुपरवाइज़र की 1, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की 4, हार्डवेयर एडमिनिस्ट्रेटर की 4, लाइनमैन की 2, बोट बिल्डर की 1 और टेक्निकल अटेंडेंट की भी यहाँ पे एक पोस्ट रखी गई है। ठीक है, कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं किसके कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम सेंटर के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आपकी जो ये वैकेंसी है यह डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज यानी कि DSSC की वैकेंसी है। यह कॉलेज आपका वेलिंगटन में है। ठीक है, जो कि तमिलनाडु में आता है। वहीं पर आपका जो है एग्ज़ाम सेंटर रहने वाला है। ठीक है, जॉब प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। तो जॉब प्रोफाइल आपकी जो पोस्ट के अकॉर्डिंग रहने वाली है। स्टेनोग्राफर की पोस्ट है तो आपको स्टेनोग्राफी का काम करना होगा। एलडीसी की पोस्ट है तो आपको जो है क्लर्क का काम रहता है, लोअर डिवीज़न क्लर्क का जो काम रहता है आप जानते ही हैं, वो आपको करना होगा। एमटीएस की पोस्ट रहती है तो ऑफिस वर्क आपका रहने वाला है। सुपरवाइज़र की पोस्ट है तो सुपरवाइज़र से रिलेटेड आपका नेटवर्किंग का जो काम रहेगा वो आपको देखना है। ठीक है, लाइनमैन की पोस्ट है तो लाइनमैन का काम आपको करना होगा। तो इस तरह जो पोस्ट वाइज जो आपका काम रहेगा वो आपको करना होगा। ठीक है, जॉब लोकेशन की बात करें तो जॉब लोकेशन आपका यही कॉलेज रहने वाला है जिसमें आप अप्लाई करेंगे। इसके अलावा कुछ अदर इंस्ट्रक्शन भी आपको यहाँ नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाते हैं। एक बार हम वो भी देख लेते हैं क्या इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। तो सबसे पहले बता रखा है कि रिटर्न एग्ज़ाम जो है आपका और स्किल टेस्ट है, इसका जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा यह आधार कार्ड से किया जाएगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम के लिए आधार कार्ड आपको ज़रूर लेके जाना है क्योंकि आपका जो बायोमेट्रिक है आधार कार्ड से ही किया जाएगा। नोटिफिकेशन में क्लियरली दिया गया है। ठीक है, निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, और डाक में किसी भी प्रकार की देरी के लिए DSSC जिम्मेदार नहीं होगा। ठीक है, यानी कि जैसे कि आप बाय पोस्ट इस एप्लीकेशन फॉर्म को भेजते हैं और पोस्ट ऑफिस वालों के कारण किसी तरह से आपका जो एप्लीकेशन है फॉर्म है वहाँ पर पहुँचने में देर हो जाता है। लास्ट डेट के बाद में आपका जो है आवेदन फॉर्म वहाँ पे पहुँचता है तो आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, वह डिस्क्वालीफाई होगा। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसके लिए अप्लाई कर दीजिएगा ताकि टाइम पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म पहुंच जाए। ठीक है, स्किल टेस्ट के लिए उम्मीदवारों को बुलाने से पहले DSSC द्वारा आयु सीमा, न्यूनतम योग्यता, अनुभव, दस्तावेज और प्रमाण पत्रों के संदर्भ में आवेदन की पूर्व जांच की जाएगी। आपके एप्लीकेशन फॉर्म जैसे ही पहुंच जाएंगे तो उनकी जांच की जाएगी कि सारी जो डिटेल्स दी गई है वह करेक्ट है या नहीं। उसके बाद ही जो है आपके जो एग्ज़ाम्स के लिए आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, परीक्षा के समय उम्मीदवारों की उपस्थिति आवेदन पत्र में दी गई तस्वीर के समान होनी चाहिए, यानी कि जैसा आप तस्वीर में दिख रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई, यानी कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय जैसी फ़ोटो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में दी गई है वैसी ही स्थिति आपको
चेहरे की वहाँ पे परीक्षा देते समय रखना है। यानी कि अगर आपकी दाढ़ी बड़ी हुई है तो आप क्लीन शेव करके नहीं जा सकते हैं। वहीं आपने फ़ोटो में अगर क्लीन शेव कर रखा है तो आपको दाढ़ी नहीं बढ़ानी है, ठीक है। आपको क्लीन शेव करके ही एग्ज़ाम देने जाना होगा, ठीक है। सेम टू सेम जैसा फ़ोटो में दिया गया है एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करते समय। लिखित परीक्षा और स्किल टेस्ट का जो स्थान है DSSC वेलिंगटन होगा, जैसा कि मैंने बताया था अभी, ठीक है। और परीक्षा में शामिल होने के लिए कोई TA या DA यानी कि जो अलाउंसेस है आपके वह नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। पूरा खर्चा आपको खुद को उठाना है, ठीक है। चयनित उम्मीदवारों को भारत में कहीं भी सेवा करने की आवश्यकता होगी, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाए तो आपको जो है तमिलनाडु में वेलिंगटन में ही जॉब करने का मौका मिले। जहाँ पर भी उन्हें आवश्यकता होगी वह आपकी ज्वाइनिंग वहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। वैसे अधिकतर जितना हो सकेगा आपकी ज्वाइनिंग उस कॉलेज में ही होती है, ठीक है। परीक्षा के दौरान किसी भी मोबाइल फ़ोन बंद अवस्था में भी, चाहे आप पेंजर या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, प्रोग्रामेबल डिवाइस, पेन ड्राइव, स्मार्ट वॉच जैसे स्टोरेज मीडिया, कैमरा, ब्लूटूथ डिवाइस या फिर किसी अन्य उपकरण का ले जाना, चाहे वो चालू अवस्था में हो या बंद अवस्था में, सख्त वर्जित है, ठीक है। चाहे आपका कोई भी उपकरण हो, मोबाइल फ़ोन हो गया, स्मार्ट वॉच हो गई, चालू हो या बंद, आपको एग्ज़ाम में नहीं लेकर जाना है, ठीक है। उम्मीदवारों को अपने हित में सलाह दी जाती है कि वह परीक्षा स्थल पर प्रतिबंधित वस्तुओं में से कोई भी वस्तु न लाएं जिसमें पेंजर या कोई मूल्यवान या महंगी वस्तु शामिल हो। DSSC वेलिंगटन इस संबंध में किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो किसी भी महंगी वस्तु को अपने साथ लेकर न जाएं। अगर वो खो जाती है इस दौरान तो कॉलेज की जिम्मेदारी नहीं होगी, ठीक है। तो यह कुछ इंस्ट्रक्शन थे जो आपको दे रखे थे, ओके। तो दोस्तों मैंने इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी आपको दे दी है, ठीक है। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप इसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।